मिशनरी टू मदरसा धर्मांतरण का किस्सा। एमपी में धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून है। इसके बाद भी लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो इशारा कर रहे हैं कि धर्मांतरण गैंग को कानून का डर नहीं। दमोह के गंगा जमुना स्कूल में हिजाब विवाद की चर्चा पूरे देश में हुई थी। अब एक बार फिर यहां धर्मांतरण की कोशिश का आरोप लगा है। आरोप है कि एक घर में फर्जी हॉस्टल बनाकर बच्चों को ईसाई धर्म की शिक्षा दी जा रही थी। खरगोन के आदिवासी गर्ल्स हॉस्टल में धर्मांतरण की कोशिश का आरोप पहले ही लग चुका है। मामले में हॉस्टल अधीक्षिका को निलंबित भी कर दिया गया। हाल ही में रतलाम में अवैध मदरसे का खुलासा हुआ है, जहां से 77 बच्चे भी बरामद हुए थे। तो क्या एमपी में धर्मांतरण का खेल चल रहा है? मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। फर्जी हॉस्टल, मदरसा अवैध, एमपी में धर्मांतरण का खेल। कुछ पुस्तकों में एक पेज में बाइबल के अलग अलग तारीखों में कुछ कोटेशन लिखे हुए हैं। डीलिस्टिंग वाला प्लान, कितना आएगा काम? एक व्यक्ति अगर दूसरे समाज में चला जाता है और रीति रिवाज, संस्कृति और संस्कार छोड़ देता है, तो फिर हमारा ये मानना है व्यक्तिगत कि उसको जो फायदा मिलता है उससे उसको वंचित कर देना चाहिए। धर्मांतरण पर बवाल, सियासी सवाल। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? रोज सख्त से सख्त कानून, फांसी की सजा जैसी चीजें जो है रोज अखबारों में छपवाते हैं, आप लोगों के चैनलों पे दिखाते हैं। कांग्रेस की सरकारों के दौरान धर्मांतरण के संबंध में जिस तरह की विसंगतियां रखी गई, उसका परिणाम है कि बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। मिशनरी टू मदरसा, धर्मांतरण का किस्सा। कहीं अवैध हॉस्टल में ईसाई धर्म की शिक्षा, तो कहीं सरकारी छात्रावास में पढ़ाया जा रहा बाइबल, तो कहीं चल रहा है अवैध मदरसा। एमपी में क्या धर्मांतरण की साजिश चल रही है? पुलिस ने दमोह में एक घर पर छापेमारी कर 12 बच्चों को बरामद किया। सूचना मिली थी कि यहां बच्चों को ईसाई धर्म की शिक्षा दी जा रही है, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। खरगोन में आदिवासी गर्ल्स हॉस्टल पर धर्मांतरण का आरोप लगा है। आरोप है कि यहां छात्राओं को बाइबल पढ़ाया जाता था। जब मामले की जांच की गई तो छात्राओं के पास बाइबल की किताबें और प्रार्थनाओं से भरी हुई कॉपियां बरामद हुई। मामले में आरोपी हॉस्टल अधीक्षिका को निलंबित कर दिया गया है। एमपी में अवैध मदरसे भी चलाए जा रहे हैं। रतलाम में बाल आयोग की टीम ने उमट पलिया में मदरसे पर छापा मारा था। यहां 77 बच्चे मिले थे। ये मदरसा अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं थी। तो अब सवाल है कि क्या एमपी में धर्मांतरण का खेल चल रहा है? हॉस्टल और मदरसे की आड़ में धर्म परिवर्तन की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून भी है। इसके बाद भी अवैध हॉस्टल और मदरसे कैसे चल रहे हैं? प्रशासन आखिर क्या कर रहा है? प्रदेश में धर्मांतरण की साजिश कौन रच रहा है? इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कहीं हॉस्टल तो कहीं मदरसे की आड़ में क्या धर्मांतरण की साजिश रची जा रही है? इस पर चर्चा से पहले जान लेते हैं आज के बड़े सवाल। और हमारे आज के सवाल हैं, धर्मांतरण का खेल मशीनरी फेल है क्या? दूसरा सवाल है महाडिबेट की आज का, कौन रच रहा है धर्मांतरण की साजिश? तीसरा और आखिरी सवाल, धर्मांतरण पर कैसे लगेगी लगाम? ये तीनों सवाल हमारी चर्चा का महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे। लेकिन उससे पहले आपको अपने खास मेहमानों से मिला देते हैं। जमशेद आलम साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, स्वागत है आपका। संतोष गौतम साहब, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी स्वागत। शिवम शुक्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी स्वागत है। आचार्य सुमेश परसाई जी, धर्माचार्य, हमारे साथ स्वागत है आपका। निरंजन पोद्दार साहब, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस चर्चा में हैं। लेकिन बात महत्वपूर्ण है कि अवैध मदरसे चल रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ आदिवासी गर्ल्स हॉस्टल, वहां पर बाइबल पढ़ाई जा रही है। एक हॉस्टल चलाया जा रहा है जहां पर क्रिश्चियनिटी का धर्म बच्चों को सिखाया जा रहा है। ये बहुत तरह की साजिश को भी इंगित करता है। लेकिन सवाल उससे भी बड़ा ये होता है कि बहुत कठिन कानून है, कड़े कानून है, लेकिन सरकार के नीचे ये तमाम चीजें चल कैसे रही हैं? जिम्मेदार कौन है? किसका जिम्मा है इन्हें रोकने का? सबसे पहले शिवम शुक्ला जी, बीजेपी धर्म पताका लेकर चलती है। सबसे बड़े आप हिंदू धर्म के प्रवक्ता अगर कहें, बीजेपी अपने आप को कहती है संरक्षक, कहती है रक्षक, कहती है, लेकिन नाक के नीचे ये सब चल रहा है। शिवम भाई, देखिए
प्रशांत जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार इस प्रकार के जो तत्व हैं समाज में, जो धर्मांतरण जैसी गतिविधियों को अवैध और अनैतिक रूप से संचालित करने का काम करते हैं, उस पर कार्रवाई करके हमने अपने इंटेंट को प्रदर्शित किया है। हमने देखा है कि कांग्रेस की भी छत्तीसगढ़ में भी सरकार थी, वहां पर भी इस प्रकार की शक्तियां लगातार काम कर रही थी, धर्मांतरण की गतिविधियों को बड़े बढ़-चढ़ करके आगे बढ़ाया जा रहा था, लेकिन वहां पर कोई कार्रवाई आपको देखने को नहीं मिली। न वहां पर समय समय पर जिस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने तो लगातार सुनिश्चित किया है कि एक तय समयावधि में इस प्रकार की जितनी भी गतिविधियां हैं उन पर एक नजर रखी जाए, निगरानी रखी जाए, और ऐसा अगर कोई प्रकरण सामने आए तो उस पर एक ऐसी कार्रवाई की जाए जो आने वाले वक्त में नजीर बन सके, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था अगर इस प्रकार से अनैतिक और अवैधानिक रूप से धर्मांतरण की गतिविधियों को विशेष तौर पर बच्चों के ऊपर करने का प्रयास करती है तो उसके ऊपर नकेल कसी जा सके और एग्जाम्पल सेट किया जा सके। तो इसको हमने बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का काम किया है। इसके साथ ही साथ जब कांग्रेस हमारे ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाती है तो कांग्रेस आरोप दरअसल धर्मांतरण पर हमारी विफलता के लिए नहीं लगा रही। कांग्रेस का आरोप है कि आखिर ऐसी कार्रवाई क्यों की जा रही है धर्मांतरण करने वाली शक्तियों के ऊपर, क्योंकि कांग्रेस ने जब कमलनाथ की सरकार थी तो लगातार एक ऐसा काम करके सभी मेहमानों के पास 1 मिनट रहेगा, ये मैं फिर बता दूं, 1 मिनट रहेगा शुरुआती दौर में आपके पास, और उस 1 मिनट में अपनी बात आपको रखनी होगी। संतोष गौतम साहब बहुत सारी बातें कर रहे हैं, शिवम शुक्ला जी उस पर जरूर बात करेंगे, लेकिन एक बात जरूर है कि जब कोई एक्शन होता है, कार्रवाई होती है, तो फिर सवाल विपक्ष ही उठाता है, कांग्रेस उठाने लगता है, क्या वो तुष्टीकरण नहीं होता है फिर? देखिए प्रशांत जी, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में पिछले 2 दशकों से है, और हर बार यह बात होती कि कठोर कानून बना दिए गए धर्मांतरण के विरुद्ध, लेकिन उसके बाद भी अगर ऐसी घटनाएं निरंतर जारी हैं तो क्यों न विपक्ष के मन में यह सवाल आएगा कि कहीं इसके पीछे ऐसा तो नहीं कोई संगठित गिरोह काम कर रहा है, कोई धर्मांतरण से लाभ कमाना चाहता हो। जैसे कि आपने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुओं की, जो गौ माता की सबसे बड़ी पैरोकार बनती थी, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा किन कंपनियों से ले रही थी? जो स्लॉटर हाउसेस चलाते हैं, जो बीफ का निर्यात करते हैं, उन कंपनियों से चंदा ले रही थी। यह हमने देखा कि खरगोन और बुरहानपुर की जो बाउंड्री महाराष्ट्र से लगी हुई है, जहां पर गो तस्करी लगातार जारी होती थी, वहां बजरंग दल के लोग ही पैसे लेकर गायों को छोड़ देने के उदाहरण कई आए पिछले 2 दशकों में। तो मैं समझता हूं कि कहीं इसके पीछे सरकार के संरक्षित वो लोग तो नहीं है जो इन लोगों से पैसा लेते हैं, जो धर्मांतरण करवाते हैं विश्वास के साथ। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों मोहन यादव जी हैं, तो उसके बाद भी लगातार ऐसी घटनाएं यदि हो रही तो निश्चित रूप से जो लोग धर्मांतरण करवा रहे हैं उनको किसी न किसी का वरद हस्त है, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ये कह दे कि हम धर्मांतरण को रोकने में पूरी तरह से विफल रहे हैं, हम जनता को सुरक्षा देने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। चर्चा आगे बढ़ाएंगे, जो सवाल आपने किया है उसके पास, उसको लेकर मैं जरूर जाऊंगा शिवम भाई के पास, लेकिन आचार्य सुमेश परसाई जी, कमी कहां है, गलती कहां है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्या वाकई आप हिंदू धर्म के या पर्टिकुलर हिंदू धर्म के बारे में लोग फैला नहीं पा रहे, अवेयरनेस नहीं कर पा रहे हैं कि आपका धर्म छोड़कर लोग दूसरे धर्म की ओर आकृष्ट हो रहे हैं? देखिए ऐसा है जी कि हमारा धर्म यह कहता है, उदार है जी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। गीता में भगवान ने कहा है, सारे विचारों को तू त्याग करके मेरी शरण में आ जा। सत्य सनातन धर्म बड़ा उदार मना होता है, चाहे किसी की संपत्ति हो या किसी विचार हो, उसको अतिक्रमण नहीं करता। यहां तक कि धर्म के आधार पर बंटवारा हो चुका था, तो धर्म के आधार पर जब बंटवारा हो गया था तो हमारे विचारों पर, हमारे ग्रंथों पर, हमारे लोगों पर अतिक्रमण करना यह सरासर गलत है। वस्तुतः सवाल यह है कि क्या ये जो दूसरे लोग हैं, इनकी व्यक्तिगत इनकी पाठशालाएं हैं, इनको उन पाठशालाओं में अपने जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ाना चाहिए जी। क्योंकि मध्य प्रदेश शासन, भारत शासन, जो उनके जो स्कूल हैं, शिक्षा है, विद्यालय हैं, उनमें इसकी पढ़ाई को नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इनका मंतव्य स्पष्ट हो गया है कि इनके विचार क्या हैं। और रहा सवाल, सबसे ज्यादा हमारा जो समाज है, ठीक, वो शिक्षा और चिकित्सा पर जो चोट करके धर्मांतरण करने का प्रयास है। ठीक है, तो आचार्य सुमेश परसाई जी, चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट है 1 मिनट पहले शुरुआती दौर में हम हर मेहमान को देते हैं, वो पूरा हो गया है। जमशेद आलम साहब, जिस मदरसे का जिक्र हो रहा है, शंकाएं तो वहीं से बढ़ जाती हैं कि वो अवैध है। अगर मदरसा ही अवैध है तो फिर उसमें किस तरह की गतिविधियां चल रही होंगी, ये अपने आप में सवाल है। आलम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
जैसा कि आपने मदरसे की बात कही जी। मदरसे को लेकर के जो शंकाएं थी, क्या वो मदरसा बोर्ड मध्य प्रदेश सरकार नहीं चला रही है? मदरसा बोर्ड में क्या वो डाइस कोड उसको नहीं मिला हुआ है? क्या उसमें मदरसा बोर्ड को पंजीयन नहीं मिला है? तो फिर सरकार कहां फेल है? सरकार इतने दिनों से क्या देख रही थी? इतने दिनों से सरकार क्या कर रही थी? जी। अगर आपने आज कोई चीज सामने अगर लाया है, मैं क्षमा चाहता हूं, सबसे पहले मेरी इच्छा एक ये थी आपके 1 मिनट के अंतराल में कि कुंभ में जितने लोग जा बहाक हुए हैं, जो जान दे चुके हैं, उनके लिए मेरे दिल में बहुत दुख है, मुझे श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए था। लेकिन बात सीधे धर्मांतरण को लेकर के हुई है, मैं आगे चर्चा करूंगा। अभी है आपके पास 14-15 सेकंड, ठीक है, चलिए। निरंजन पोद्दार साहब, प्रश्न यही था जी, ठीक, चलिए दोबारा आऊंगा आपके पास। निरंजन पोद्दार साहब, ये इस तरह की खबरें आती हैं और पहली बार नहीं है जब ऐसी खबरें आई हों। दमोह का ये गंगा जमुना स्कूल भी था, तब बहुत सियासी बवाल हुआ था। इसकी राजनीतिक परसेप्शन भी होते हैं, पक्ष विपक्ष को अपने हिसाब से राजनीति सेट करने का जरिया भी मिलता है। देखिए प्रशांत जी, निश्चित रूप से मैं एक बात कहूंगा, राजनीति तो छलिया है, वो चाहे इस पक्ष की हो चाहे उस पक्ष की हो। देखिए केंद्र के अंदर लगातार पिछले 11 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर भी लगातार तीसरा टर्म सरकार का होने हुआ रहा है। लेकिन आज की तारीख तक धर्मांतरण के ऊपर, यानी कि जो समस्या की जो मूल जड़ है, उसके ऊपर कहीं भी प्रहार नहीं किया गया। चाहे बात धर्मांतरण की करे, चाहे बात गोरक्षा की करे, केवल बातें करी जाती है, राजनीतिक लाभ के लिए ये सारी की सारी चीजें प्रचारित की जाती है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि आज भी ढाक के 3 पात, यानी कि हम हैं वहां हम थे जहां। आज आप ये देखिए कि जो यहां का बहुसंख्यक वर्ग है, यानी कि हिंदू समुदाय है, उसको कोई धार्मिक स्कूल खोलने की और धार्मिक शिक्षा की आजादी नहीं है। जबकि क्रिश्चियनिटी के अंदर आप एक कॉन्वेंट स्कूल खोल सकते हैं, उसके अंदर धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। मुस्लिम समाज के अंदर आप मदरसा खोल सकते हैं, धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, सरकारी अनुदान भी उसके अंदर मिलेगा, सारा सरकारी संरक्षण मिलेगा। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि जिस तरीके से पूर्ववर्ती जो सरकारें, यानी ठीक है निरंजन पोद्दार जी, वक्त पूरा हो गया 1 मिनट का। और शिवम शुक्ला जी, दो तरफ से सवाल आए। जमशेद आलम साहब कह रहे हैं कि भाई सरकार क्या कर रही है, अगर ये सामने आया सरकार फेल है। दूसरा, संतोष गौतम जी सवाल उठा रहे थे कि बहुत सारे हिंदू संगठन खुद इसमें इन्वॉल्व हैं, गायों की तस्करी में वो इन्वॉल्व होते हैं, इस तरह के मामलों में इन्वॉल्व होते हैं। आप पर सीधा सवाल है। देखिए प्रशांत जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जब संतोष गौतम जी इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनको जाकर के अपनी पार्टी के नेताओं का चरित्र देखना चाहिए। इंदिरा जी कभी गौ भक्तों पर गोलियां चलवाती हैं, कभी इनके यूथ कांग्रेस के केरल के जो अध्यक्ष हैं वो सड़क पर गाय काट करके अपना विरोध दर्ज कराते हैं। तो ये तमाम चीजें कांग्रेस पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदैव ही गौ संवर्धन, गौ संरक्षण की दिशा में काम करने का काम किया है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, हमारी सरकारों की सजगता ही है कि इस प्रकार की शक्तियां जब भी समाज में मुंह उठाने लगती हैं, इस प्रकार की शक्तियां जब भी अपने मोडस ऑपरेंडी को समाज में स्थापित करना शुरू करती है, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, उनका पर्दाफाश किया जाता है और तमाम चीजें जनता के संज्ञान में आ जाती है और कानून उन पर अपना शिकंजा पूरी मजबूती के साथ स्थापित करता है। यह हमारी सरकार की उपलब्धि है कि इस प्रकार की चीजों पर लगातार, चाहे वह बाल आयोग जैसी हमारी संस्था हो, मानवाधिकार आयोग हो, हमारी सरकार की कोई पुलिस की कोई बॉडी हो, इस प्रकार से लगातार हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि समाज में किसी भी रूप में ऐसे किसी भी तत्व को कोई स्पेस न मिलने पाए कि वह इस प्रकार की चीजों को समाज के भीतर संचालित कर पाए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का कमिटमेंट है कि धर्मांतरण करने वाली जी जो बात कह रहे हैं, भाई सरकार अगर कार्रवाई कर रही है, एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, तब तो ये बात सामने आ रही है ना। देखिए प्रशांत जी, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि एजेंसियां अभी तक कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन ये घटनाक्रम रुक क्यों नहीं रहे? अगर धर्मांतरण वास्तव में हो रहा है तो लगातार इसका घटनाक्रम 2 दशकों से जारी क्यों है? जबकि मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो धर्मांतरण के विरुद्ध बताती है अपने आप को। तो इसका सीधा सीधा कारण यह है कि जिस लालच में बीफ कंपनियों से चंदा लेकर अगर गायें कटवाई जा रही हैं, तो उसी लालच में धर्मांतरण के कहीं संरक्षक तो नहीं बने हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग? यह प्रश्न खड़ा होगा। और दूसरा यह है कि शिवम अभी कांग्रेस के बारे में कह रहे थे कि कांग्रेस का गौ
गोरक्षा पर क्या दृष्टिकोण है। तो मैं शिवम को बता देना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग जो बीफ खाते थे, जो किरण रिजिजू साफ कहते हैं कि मैं बीफ खाता हूं और ये कोई पाप नहीं है, तो ऐसी पार्टी के लोग अगर गोरक्षा पर जब उपदेश देते हैं तो मैं समझता हूं उनका दोहरा चरित्र सामने आ जाता है। किरण रिजिजू और अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी के लोगों से हमको गोरक्षा के संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं। जो लोग सबरवाल जैसे सबसे बड़े स्लॉटर हाउस चलाने वाले से अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर चंदा लेते हो तो मैं समझता हूं ऐसे लोग हमको सीख न दें। जिनके जो नकली जो धर्म रक्षक दल बना रखा है, अगर उस दल के लोग अगर खरगोन बॉर्डर पर, बुरहानपुर बॉर्डर पर पैसे लेकर अगर गो तस्करों की गाड़ियां छोड़ते हैं, ऐसे लोगों की पार्टी से जल्दी शिवम एक रिएक्शन, शिवम भाई नहीं है। क्यों ना मोहन यादव को फेल माना जाए, क्यों ना मुख्यमंत्री को फेल माना जाए कि वो नहीं शिवम शुक्ला जी पा रहे हैं। प्रशांत जी, सबसे अव्वल बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले तो इस चीज में जाकर के देखना चाहिए कि धर्मांतरण जैसी गतिविधियां करने वाली जो शक्तियां हैं उनको संरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी करती है जिस भी राज्य में इनकी सरकार रहती है, क्योंकि इनके जो फरमान ही है वो वेटिकन और मक्का के आधार पर जो लोग सरकारें चलाते हैं वो धर्मांतरण करने वाली शक्तियों के रूप में हम देख रहे हैं कि कर्नाटक की सरकार है, देखो मध्य प्रदेश की सरकार तो कार्रवाई कर रही है, तो कितना आसान है जिन राज्यों में इनकी सरकार है वहां पर यह शक्तियां लगातार काम करती है और हमारी जहां पे सरकारें हैं वो इस पर कार्रवाई करने का काम करती है। और दूसरा, इन्होंने अटल जी के बारे में इतनी डेरोगेटरी बात कही, अगर इनके पास ऐसा कोई साक्ष्य है तो उसको रखे। इस प्रकार से किसी व्यक्ति को, दिवंगत व्यक्ति के जीवन चरित्र को कहीं न कहीं अपमानित करने का काम, जो व्यक्ति स्वयं एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया उसके बारे में इस प्रकार की निचली शब्दावली का प्रयोग करना, वो राहुल गांधी का परिवार नहीं है कि खुद को कश्मीरी पंडित बनाए और सावन के महीने में जाकर के मटन और मच्छी बनाने का काम करे। ये पाप कांग्रेस पार्टी का चरित्र है कि हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो बात हो चुके हैं आलम साहब किसी तथ्य के किसी साक्ष्य के उनका चरित्र का काम ये लोग शर्म आना चाहिए। चल ठीक है आलम साहब प्लीज जी जी और जो पार्टी हमको शिवम भाई, संतोष गौतम जी प्लीज, संतोष गौतम जी, शिवम भाई प्लीज, पूरे कमिटमेंट के साथ जमशेद आलम जी शक्तियां हैं जो लगातार देश के विरोध में जाकर कंपनियों से चंदा लेने वाले हमको उपदेश दे रहे हैं। कम से कम खामोश रहे। संतोष आपसे बात करने आए तो आपको भी सुनना चाहिए। जी सुन रहे हैं साहब। निवेदन है, भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने अपनी अपनी डिबेट में अपनी बात रख दी। जी गंभीर बात यह है कि इस देश के अंदर में क्या मुसलमान और ईसाई क्या बाहर से आए हैं? क्या धर्मांतरण उस समय नहीं हुआ? तो बाहर से नहीं आज इस देश के अंदर में ना तो मुसलमान बाहर से आया है ना ईसाई बाहर से आया है। आप धर्मांतरण का आरोप लगा रहे हैं। जो अपनी स्वेच्छा से जिस धर्म को अपनाना चाहता है उसने अपना लिया, लेकिन आप आरोप मत लगाइए कि कहीं धर्मांतरण होता है। धर्मांतरण कहीं नहीं होता। आपने प्रयास किया, आपने कोशिश की, घर वापसी के लिए भी आपने बहुत सारी ऐसी शक्तियों को नस्तानाबूद किया जाए, एक के बाद एक हमारे परिषद ने और भारतीय जनता पार्टी ने पूरा इकोसिस्टम अपने प्रयास किए घर और जो लगातार इनकी भाषा में देखने को मिलता है, इनके बयानों में देखने को मिलता है कि यह लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा की जाएगी। बताइए ना, धर्मांतरण का आरोप लगाना बड़ा आसान है। अनुच्छेद संविधान अपनी जगह काम कर रहा है। इस देश के अंदर में संविधान ने ये इजाजत दी है, हम अपनी धार्मिक शिक्षाएं और हम अपनी धार्मिक पद्धति को अपना सकते हैं। धार्मिक पद्धति अपना सकते हैं, लेकिन किसी को प्रेरित करना, किसी धार्मिक शिक्षा किसी को बरगला करके ठीक है, पहले तलवार के दम पर करते थे, चलिए ठीक है, इस प्रकार से क्रांतिकारी शक्तियों का बल से ये तो सोच रही थी। इस पर फिर कभी चर्चा होगी कौन बाहर से आया कौन नहीं आया। ठीक है आचार्य सुमेश्वर परसाई जी, सुमेश परसाई जी अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। ठीक है सुमेश परसाई जी, सॉल्यूशन क्या है? क्या केवल प्रशासनिक या कार्रवाई मशीनरी के जरिए क्या वाकई इसका सॉल्यूशन है, या फिर धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना होगा, विचारधारा या फिर अवेयरनेस भी जरूरी है? सुमेश जी देखिए कि ये जो विषय है, जिस विषय पर चर्चा की जा रही है उसमें अटकाव भटकाव लटकाव ना हो करके जी जिस विषय पर जो धर्म परिवर्तन किया जा रहा है उसके लिए जागृति की बहुत आवश्यकता है, और साथ साथ इस देश में रहने वाले लोगों को ये सोचना पड़ेगा जी कि हम ऐसा तो नहीं संस्कृति पर अतिक्रमण करके आपस में हम लड़वा रहे हैं। तो पहले इनको सबको, जितने भी लोग हों, अपने को अपना देश मानना पड़ेगा। और इस तरह की जो धर्म परिवर्तन की जो स्थिति है, इसके लिए बहुत जन जागृति और बौद्धिक रूप से यदि पुष्ट होंगे तो इस तरह की घटना नहीं होगी। क्योंकि जब छोटा व्यक्ति होता है तो वो चाहता भी है कि मेरा समूह बढ़े और वो करने का प्रयास भी करता है, किंतु हमारे सत्य सनातन धर्म में बड़े लचीले लोग हैं, उदार मना है,
कई कई घटनाएं हो जाती हैं, वो सहते रहते हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से एक मंथन और चिंतन बनता है कि हम आगे आए और इस तरह के विषय को विवादित ना बन करके कार्य करने में जागृति फैलाया, आपने अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, बिल्कुल बड़ी बात है, होनी भी चाहिए। निरंजन पोद्दार जी, ये मामले जब सामने आते हैं तब बहुत सियासी दल लगातार इस पर सवाल उठाते हैं, विपक्ष सवाल उठाता है, सरकार सत्ता दल कहता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन सवाल सिस्टम उस लोकल यूनिट का है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का। वो क्या कर रहे थे आपकी, क्या वो सो रही थी? दूसरा ये कि आखिर महीनों चलते हैं, सालों चलते हैं, कई बार ऐसे संस्थान पता तक नहीं होता है किसी को। फेल्योर है ना ये? देखिए प्रशांत जी, जिस तरीके से इस देश की स्वतंत्रता के बाद में जो स्वदेशी सरकारों के अंदर जो वामपंथी मानसिकता की जो सरकारें आई, और यहाँ पे जिस तरीके से कहा जाता है, बल्कि सरेआम हमने देखा है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी जो डॉक्टर जाकिर नाइक के लाखों लोगों के जलसे में जाकर उनको शांति का मसीहा यानी कि उनको प्रेरक बताते थे, तो ऐसी जो सरकारें थी जिन्होंने, आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे पूजा स्थल कानून बनाया, उसके बाद में दंगा विरोधी कानून बनाने का प्रयास किया और वक्फ बोर्ड जैसे कानून बनाए, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि निरंजन पोद्दार जी, ठीक है, संतोष गौतम जी, चर्चाएं बहुत होती हैं, लेकिन सवाल यही कि आखिर सॉल्यूशन क्यों नहीं निकलता है? आप केवल सियासी बहस से बात फिर खत्म हो जाती है, फिर कुछ दिन बाद एक नया मामला सामने आ जाएगा। आलम साहब, आ रहा हूं। नहीं निकलता है कि ये सरकार इन मुद्दों को खत्म करना नहीं चाहती। ये मुद्दे जब तक जीवित रहेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी के वोटों की फसल लहलाती रहेगी। और मैं, ये जो पंडित जी बैठे हुए ये कह रहे हैं कि इस देश में सबको इस देश को अपना मानना पड़ेगा। पंडित जी, आप इस देश में सर्टिफिकेट देशभक्ति के मत बांटिए, आप अपना देखिए। इस देश में जो भी रहता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी इस राष्ट्र के प्रति समर्पित है और सभी देशभक्त हैं। आपका सर्टिफिकेट किसी को भी आवश्यकता नहीं है। इस देश के लिए अशफाक उल्लाह खान भी आजादी की लड़ाई लड़े और सुभाष चंद्र बोस भी लड़ाई लड़े हैं। आप अपना सर्टिफिकेट बांटना बंद कर दीजिए। ठीक है, शिवम शुक्ला जी, आप लोग चाहते ही नहीं कि ऐसे मामले खत्म हो? देखिए प्रशांत जी, इस देश के पहले शिक्षा मंत्री रहे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था कि विभाजन एक सैलाब की शक्ल में आया और बहुत सारी गंदगी को बहा ले गया, लेकिन अभी भी कई सारे गड्ढों में कुछ कीड़े और करकट बचे हुए हैं जिनको वक्त के साथ निकाले जाने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार की शक्तियां अभी भी इस देश में काम कर रही हैं और लगातार उन पर कार्रवाई करने का काम पूरी सजगता और पूरे एक विश्वास के साथ हमारी सरकार कर रही है। और कांग्रेस और उसका जो पूरा इकोसिस्टम है, आप मुस्लिम स्कॉलर की बात सुनिए और कांग्रेस प्रवक्ता की बात सुनिए, आपको दोनों में एक बाइनरी नजर आएगी। एक पूरा जो सामने है इनकी बातों में वो आपको देखने को मिलेगा। तो स्पष्ट तौर पर आलम साहब है, कांग्रेस, जमशेद आलम साहब, जमशेद आलम साहब, ठीक है, जमशेद आलम साहब, जमशेद आलम साहब को सुन लीजिए, आखिरी 30 सेकंड। जमशेद आलम साहब को लड़ाने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है जी। हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने के अलावा भाजपा और उसके अनुसांगिक संगठनों के पास दूसरा कोई काम नहीं है। सनातन का हम सम्मान करते हैं, सनातन के मानने वालों में से ही मुसलमान और ईसाई हुए हैं। कहां कमी है आपके अंदर में, उसको ढूंढना होगा। हम सनातन में पहले हमारे मानने वाले दयालु हुआ करते थे, आज वो दया के भाव कहां है? तो दया के भाव कहां चले गए? कहीं ना कहीं कमी है। ठीक, दया के भाव कहां चले गए? सनातन का मानने वाला दयालु होता था। खत्म हो चुका है, इजाजत नहीं देता चर्चा को और आगे बढ़ाएं, लेकिन बहुत साफ है कि भाई ऐसे मामले अगर सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम फेल है, कहीं कोई चूक हो रही है। और क्यों समय रहते हम आइडेंटिफाई ऐसे संस्थानों को, ऐसी जगहों को नहीं कर पाते हैं? आप सभी खास मेहमानों का बहुत